में बात करते हैं। उदारवाद। तो उदारवाद या उदारवादी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग सामंतवादी, इससे पहले अब उदारवाद को समझने के लिए इससे पहले हम लोग सामंतवादी व्यवस्था के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ये सामंतवादी व्यवस्था, सबसे पहले हम लोग सामंतवादी व्यवस्था के बारे में देखेंगे। सामंतवादी व्यवस्था आगे बढ़ते बढ़ते फिर सामंतवादी व्यवस्था से ही प्रारंभ होता है उदारवाद का, और उदारवाद की खामियों के वजह से ही जन्म होता है हमारे समाजवाद का। तो पहले हम लोग सामंतवादी व्यवस्था के बारे में बात करें तो प्रारंभ में क्या होता था। स्टार्टिंग में जो राजा हुआ करते थे, जो प्रारंभ में जो राजा हुआ करते थे, उन राजाओं को क्या करना होता था कि पूरे के पूरे अपने साम्राज्य क्षेत्र पर, अपने शासन वाले क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाए रखना बहुत ज़रूरी होता था। उनको अपना शक्ति प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि उनको अपना साम्राज्य बचा कर रखना था। ये राजा है और इस राजा का जितना क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को क्या करना है, इसको बचा के रखना है, सुरक्षा प्रदान करना है, और बाह्य आक्रमणों से भी, बाह्य आक्रमण से भी इसको सुरक्षा प्रदान करना है अपने पूरे साम्राज्य को। अगर बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है ये राजा, तो ये बाह्य आक्रमण वाला होगा, आक्रमण करके इस क्षेत्र में लूटपाट मचाएगा, या तो फिर शासन अपना यहाँ पे स्थापित कर लेगा। इतनी चीज़ें हो सकती है अगर ये राजा क्या करेगा, अगर कमज़ोर हो जाएगा तो अपने आप को प्रभावशाली और मजबूत बनाने के लिए राजाओं को करना क्या होगा, सेना मजबूत रखनी होगी। इनको क्या करना होगा, इनको राजा को क्या करना होगा, अपने प्रशासन में, अपने शासनिक क्षेत्र में इनको सेना मजबूत रखना होगा। सैनिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। अब सैनिक व्यवस्था मजबूत कैसे होगी, सैनिक व्यवस्था मजबूत होनी है तब जब क्या होगा कि यहाँ पे राजा के पास ढेर सारे पैसे, ढेर सारा धन कहीं से प्राप्त होना चाहिए। राजा को क्या होना चाहिए, धन प्राप्त होना चाहिए ढेर सारा। तो धन प्राप्त करने के लिए राजा किस पे आश्रित होता था, तो एक समय था कि राजा का सबसे बड़ा आय का स्रोत होता था कर राजस्व, या हम कह लें कि टैक्स। जो टैक्स था, राजा का सबसे बड़ा आय उस समय क्या था, टैक्स ही था। टैक्स से ही प्राप्त धन से राजा समस्त कार्य संचालित किया करता था। तो राजा का एकमात्र स्रोत आय का वो था राजस्व। एक हालांकि एकमात्र नहीं था, लेकिन अधिक से अधिक जो आश्रित था अपने आय पे वो इसी पर था। तो होता क्या था कि ऐसी व्यवस्था तो चल रही थी, धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था चलते चलते आगे चलकर क्या हुआ, कुछ समय बाद हुआ क्या कि जो प्रभावशाली राजा थे, धीरे धीरे जो काफ़ी प्रभावशाली राजा थे, जो कि जैसे अशोक के समय में देख लेंगे हम लोग, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र अशोक के शासनकाल में और बड़े आसानी से संचालित हुआ करता था। तो ऐसे राजाओं की धीरे धीरे कमी होती गई। जब प्रभावशाली राजा धीरे धीरे कम होते गए तो हुआ क्या कि छोटे छोटे कमज़ोर, ऐसे प्रभावशाली राजा जब कमज़ोर हुए, देखिए दो चीज़ें होती थी, तीन चीज़ें के बारे में हम लोग बात करेंगे, तीन स्थिति के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक तो पहले हम देखेंगे ये कि जब राजा को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सेना रखने की आवश्यकता होती थी, तो उसके लिए राजा को नगद धन की आवश्यकता होती थी, क्योंकि जो सेना है, सेना को नगद धन की आवश्यकता होती थी। अगर सेना को अनाज दे दिया जाए तो अनाज देने से क्या होगा कि सेना का सिर्फ खाने पीने की व्यवस्था कंप्लीट हो पाएगी, मतलब पूरी हो पाएंगी। जब सेना को अनाज मिलेगा तो ज़्यादातर लोग अनाज को बेचने की स्थिति में नहीं रहते, मतलब बेचना ही नहीं चाहते, अनाज को बचा के रखते हैं ज़्यादातर। तो इससे क्या होगा कि सेना के घर वाले जो है उनका शिक्षा,
उनका दवाई स्वास्थ्य है, हालांकि शिक्षा तो बड़ी दूर की बात है, दवाई वगैरह ये सब स्वास्थ्य वगैरह कपड़े वपड़े ये सारी चीज़ें वो नहीं हो पाएंगी, मतलब पूरी नहीं हो पाएंगी अगर उनको अनाज दिया जा रहा है तो इसलिए इससे क्या होगा कि सैनिक भी परेशान रहेगा उसी में। वो चाहेगा कि इसके अलावा जो हम सेवा प्रदान कर रहे हैं सैनिक का, तो इसके अलावा हम कोई और काम में संलग्न हों। तो इससे क्या होगा कि सेना का मनोबल सैनिक रहने से टूट जाएगा, वो उतना प्रभावशाली नहीं हो पाएगा इस क्षेत्र में, सेना क्षेत्र में। तो इससे क्या होगा कि राजा की सेना कमज़ोर होगी, इसलिए उनको क्या होता था, नगद देने की आवश्यकता ज़्यादा होती थी। अधिकतर राजा आगे चल के अपने सेनाओं को नगद वेतन दिया करते थे। तो इस नगद वेतन के लिए राजा को चाहिए कर राजस्व। कर राजस्व के लिए अब स्टार्टिंग में क्या होता था, स्टार्टिंग में ये होता था कि राजा के अधिकारी खुद कर वसूला करते थे, राजा के अधिकारी खुद कर वसूला करते थे। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे व्यवस्था डगमगाई वो वाली कि राजा के खुद कर्मचारी कर वसूलते थे। धीरे धीरे ये हुआ कि ये जो बड़ा राजा है, ये बड़ा वाला राजा छोटे छोटे राजा को क्या करता था, छोटे राजाओं को ये एक छोटा सा क्षेत्र सौंप देता। क्या करता, छोटा सा क्षेत्र सौंप देता और कहता कि तुम यहाँ से एक सर्टेन, एक निश्चित, एक फिक्स प्रतिशत तय कर देता कि यहाँ से जितना कर प्राप्त होगा आपको उसका कुछ परसेंट आप अपने यहाँ रखेंगे, और अपने यहाँ रखने के बाद जो मतलब कुछ प्रतिशत, कुछ अधिक से अधिक प्रतिशत तय कर देता था कि हमको देंगे आप, और बाकी बचा हुआ अपने पास रखेंगे। तो ये छोटा राजा क्या करता था, ये कर वसूल के कुल मिला के राजा को सौंपता था, और इस राजा को सौंपता था बड़े राजा को, ये छोटा राजा। तो ऐसे ऐसे करके छोटा राजा क्या करता था, छोटे क्षेत्र से कर वसूलता था और कर वसूल कर सौंपता था इसको, और कुछ जो प्रतिशत है बचता था इसके पास, तो उससे अपना कामकाज चलाता था। ऐसे क्या हुआ कि ये जैसे बड़े राजा का क्षेत्र है, एक बड़े राजा का क्षेत्र है, और इसमें यहाँ पे केंद्र में ये बड़ा वाला राजा बैठा हुआ है, ये राजा बैठा हुआ है, और छोटे छोटे क्षेत्र ऐसे ही करके सबको दे देता है। अब कहता है कि तुम कर वसूलो और हमको सौंपो। ऐसे क्या हुआ, ये जो छोटे छोटे राजाएं हैं ना, इन छोटे छोटे राजाओं को ही सामंत नाम दिया गया। एक तो सामंतवादी व्यवस्था ऐसे उभरी राजाओं द्वारा छोटे छोटे क्षेत्रों को बांट दिया गया। छोटे छोटे राजाओं को जो बड़े बड़े राजा थे वो संचालित करने में सक्षम नहीं थे, उतने अधिक सक्षम नहीं थे जैसे अशोक के समय में या घृणानंद के समय में। वैसे राजाओं की तरफ प्रभावशाली राजा नहीं हुआ करते थे, तो ये सौंप देते थे, छोटे छोटे राजाओं को सौंपते थे छोटे छोटे क्षेत्र कि आप यहाँ से कर वसूलिए, कर वसूल के हमको सौंपिए। तो ऐसे काम चलने लगा। तो इस तरह से ऐसी व्यवस्था से क्या हुआ कि एक सामंतवादी व्यवस्था सामने आती है। इन छोटे छोटे राजाओं को सामंत कहा गया। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरे में क्या है कि ये बड़ा राजा क्या करता था कि कहीं अटैक करता था, कहीं अटैक करके उस क्षेत्र को अगर जीत गया, उस छोटे राजा वाले क्षेत्र को जीत गया, तो उसको सीधे अपने प्रभाव नहीं लेता था। क्या, सीधे प्रभाव में नहीं लेता था। सीधे प्रभाव में न लेकर बल्कि ये कहता था कि ऐसे ही कि तुम कुछ जो तुम्हारे यहाँ टैक्स प्राप्त हो रहा है उस टैक्स का कुछ प्रतिशत हमको सौंप दो, हमको सौंपना है। तो वो राजा मान जाता था। वो कहते उस पे अटैक करते और जीत जाते। तो उससे यहाँ पे सीधे प्रभाव में न लेकर उस क्षेत्र को ये कहते थे कि यहाँ से क्या होगा कि जो कर प्राप्त होगा, जो राजस्व प्राप्ति होगी, उसका इतना प्रतिशत हिस्सा हमें हर साल चाहिए ही चाहिए। तो वो राजा वहाँ पे, छोटा वाला राजा मान जाता था। और उससे क्या करता था, बड़ा वाला राजा कहता था कि हम तुम्हें अपने अटैक से मुक्त रखेंगे, हम तुम्हें अपने आक्रमण से मुक्त रखेंगे, और दूसरे भी कहीं बाह्य आक्रमण होता है तो उससे भी तुम्हारी सुरक्षा करेंगे।
तो ऐसे वादा करके यहाँ पे क्या करता था कि सीधे प्रभाव में न लेकर ऐसे ही छोटे छोटे राजा को सौंप देता था। तो ऐसे भी क्या हुआ, ऐसे भी इसी तरह से छोटे छोटे अगल बगल के ये बड़ा वाला राजा है और अगल बगल के क्षेत्रों को ऐसे ही जीत लेता था, ऐसे ही जीत के, और इन्हीं लोगों को फिर इनको भी सामंत ही कहा गया, इनको भी सामंत ही कहा गया। तो इस तरह से दो स्थितियां हैं और इस तरह से सामंतवादी व्यवस्था सामने आती है और ढेर सारे सामंत चल के आगे उभर कर सामने आते हैं। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से सामंतों का उदय होता है। और इसी को जैसे कि ये छोटे छोटे जो राजा हैं इनको सामंत कहा गया, और ऐसी व्यवस्था को कि एक बड़ा राजा होगा, एक बड़ा राजा रहेगा और उसके इर्द गिर्द छोटे राजा रहेंगे, उसके अधीन छोटे राजाओं की स्थिति होगी, और ये छोटे राजा अपने यहाँ से कर वसूलेंगे और कर वसूल को केंद्र वसूल करके केंद्र को सौंपेंगे, जो बड़ा राजा होगा उसको सौंपेंगे, और कुछ प्रतिशत अपने पास भी रख लेंगे अपना शासन प्रशासन चलाने के लिए। तो इस व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था कहा गया, और जो छोटे छोटे राजा हैं उनको सामंत कहा गया। तो ये व्यवस्था आगे चलती रही। तो चलते चलते आगे होता क्या है कि मशीनीकरण, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, भारत मात्र में नहीं, ऐसी व्यवस्था लगभग पूरे विश्व में विद्यमान थी, सामंतवादी व्यवस्था। तो अब क्या हुआ कि 18वीं 19वीं क्या 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में मशीनीकरण का दौर प्रारंभ होता है, और मशीनीकरण से क्या होता है, औद्योगिकरण का दौर प्रारंभ होता है, और पूरे विश्व में बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते हैं। क्या होता है कि पूरे विश्व में बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते हैं, और जब अब आप ये समझिए कि जब औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ और पूरे विश्व में बड़े बड़े उद्योग लगाए जाने लगे, तो सबसे अधिक पैसा कौन लगाएगा? अगर उद्योग है तो इस उद्योग में सबसे अधिक पैसा वही लगाएगा जिसके पास अधिक पैसा होगा, जिसके पास अधिक पैसा होगा वही उद्योग में अधिक पैसे लगाएगा, निवेश करेगा। और अधिक पैसा किसके पास है ज़्यादा? अधिक पैसा किसके पास है? सामंतों के पास। किसके पास है? सर्वाधिक पैसा इस समय सामंतों के पास है। अगर राजा के पास भी है, आप मान लेते हैं कि राजा के पास भी है, तो राजा कितना है? राजा एक है। किसी बड़े क्षेत्र में राजा एक है, ढेर सारे सामंत हैं। तो अगर राजा निवेश भी करेगा तो सिर्फ एक राजा निवेश करेगा, क्योंकि एक ही बड़ा राजा है। बाकी सारे पैसे तो सामंतों के पास ही है, वो सारे पैसे सामंतों के पास है। तो सामंतों ने क्या किया? उद्योगों में निवेश करना प्रारंभ कर दिया। अब जब उद्योगों में निवेश करना प्रारंभ कर दिया तो कुछ ही समय बीता कि ये जो सामंत थे, सामंत क्या बन गए? उद्योगपति। ये जो कभी सामंत हुआ करते थे ये उद्योगपति हो गए। पहले ये पूंजीपति, उद्योगपति या पूंजीपति हो गए। पूंजीपति तो पहले से ही थे क्योंकि पूंजी इनके पास थी। नहीं, पूंजी हाल ठीक है। पूंजी क्या है? पूंजी वूंजी के बारे में ये सारी चीज़ें हम लोग अर्थशास्त्र में बात करेंगे। पहले हम लोग यहीं पे ये देखें कि जो सामंत हैं क्या करते हैं कि यही सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? निवेश करते हैं। उद्योगों में निवेश करने का काम सर्वाधिक सामंतों द्वारा ही होता है, और जब ये निवेश करते हैं तो फिर आगे चल के ये उद्योगपति के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं जो सामंत हैं। तो अब क्या हुआ कि जब उद्योगपति, तो उद्योग किस लिए होता है? उद्योग क्या करते हैं? उद्योग में अधिक से अधिक क्या होता है? लाभ कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। ये उद्योग का एक मेन उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाया जाए। और जब उद्योग चलाया जाता है तो सारा का सारा फोकस इसी में रहता है कि अधिक से अधिक कैसे लाभ कमाया जाए। ठीक, उद्योगपति हो गए और इनका उद्देश्य हो गया अधिक से अधिक क्या करना?
लाभ कमाना। अब देखिए, अधिक से अधिक लाभ कमाना इनका उद्देश्य हो गया। तो अधिक से अधिक ये लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे? अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे? उत्पादन जो खर्चा है, उत्पादन खर्चा, उसमें कम करना पड़ेगा। अब देखिए, जो उत्पादन खर्चा है वो क्या होता है? 4 प्रकार से उत्पादन कारक होते हैं। उत्पादन के कारक 4 होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता। ये सारी चीज़ें हम लोग अर्थशास्त्र में विस्तार से देखने वाले हैं। भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमशीलता, ये चीज़ें। अब देखिए, भूमि क्या है? अब समझ रहे हैं, ज़मीन है। एक ज़मीन रहेगा तो जिसके लिए उद्योग जहाँ पे स्थापित किया जा सके, ज़मीन ही चाहिए। तो पहला तो ज़मीन होता है। उसके बाद उस उद्योग को स्थापित करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ज़मीन मिल गया, पूंजी मिल गई, उद्योग स्थापित हो गया। लेकिन उसमें काम करने के लिए श्रम भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है कि भूमि जो लेगा, जो पूंजी लगाएगा, जो श्रम करवाएगा, उसके लिए भी एक आदमी चाहिए। उद्यमशीलता होनी चाहिए। हम जैसे ये अपने से थोड़ी ना हो जाएगा, ये भूमि अपने से तो हो नहीं जाएगी, मतलब अपने से कोई ले नहीं लेगा, पूंजी अपने से लग नहीं जाएगी, कोई फैक्ट्री अपने से लग नहीं जाएगा। उसके लिए एक व्यक्ति चाहिए जो निवेश करेगा। जो निवेश करेगा वही होता है उद्यमशील। उद्यमशीलता, उद्यमी होता है। एक उद्यमी चाहिए इन सब चीज़ों को लगाने के लिए, एक उद्यमी चाहिए, और उसको कहते हैं, उसके अंदर उद्यमशीलता होनी चाहिए। तो ये चारों चीज़ें होती हैं किसी चीज़ के उत्पादन के लिए। अब जैसे कि अगर भूमि है तो भूमि के बदले में क्या देना होता है? किराया, ये समझिए आप। पूंजी के बदले में, अगर किसी से आप पूंजी ले रहे हैं तो उसके बदले में आपको देना पड़ेगा ब्याज। श्रम के बदले में आपको देना पड़ेगा मजदूरी या वेतन देना पड़ेगा। और उद्यमशील को, उद्यमी को क्या चाहिए? लाभ चाहिए। ठीक, ये 4 चीज़ें देख लीजिए। अगर किसी वस्तु के उत्पादन में जमीन का किराया 5 रुपये लग रहा है, ब्याज लगा है 5 रुपये, ठीक, वेतन दिया गया है, उस वस्तु को उत्पादन करने के लिए वेतन दिया गया है 10 रुपये, और उद्यमी लाभ भी लेना चाहता है अपने को तो 5 रुपये। कुल मिला के उस वस्तु को उत्पादन करने में 20-25 रुपये का खर्चा आ रहा है। 25 रुपये का, तो वो वस्तु क्या होगा? 25 रुपये की बाज़ार में बिकेगी। अब देखिए, अब क्या हो रहा है? उद्यमी को 5 रुपये का लाभ हो रहा है। उद्योगपति को क्या हो रहा है? यही उद्योगपति है, ये उद्यमशीलता जिसके पास है। तो उद्यमी को क्या हो रहा है? 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन यहीं देखिए कि भूमि जिसके पास है आप उससे लीजिए, तो आप भूमि जिससे लेंगे उसको 2 रुपये दीजिए। आप जिससे पैसे वो लीजिए उसको, तो मान लीजिए कि इसके साथ आप ठगारी नहीं कर सकते, इसका 5 रुपये ही मानिए। जिसके साथ उद्योगपति धोखाधड़ी कर सकता है, मतलब जिसको दबा सकता है, उसी के साथ ऐसा करेगा। तो भूमि जिससे लेगा किसानों से, तो उसको किराया 2 रुपये देगा, और ब्याज दिया 5 रुपये, मज़दूरों को सिर्फ 1 रुपये दिया। अब कितना लाभ हो जाएगा? 25 रुपये का ही सामान बिकना है, तो 5 दूनी 7, 8 हो गया। अब 8 हो गया, अब सोचिए 8 अब इसको फ़ायदा होगा 17 रुपये, तब जाके 25 रुपये होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 17 रुपये फ़ायदा होगा। अब समझिएगा, यही काम किया जाएगा। क्या काम किया जाएगा? यही काम किया जाएगा। क्या होगा कि 17 रुपये इसको फ़ायदा होगा। तो इससे क्या होगा कि जो किसान हैं और जो मज़दूर हैं, किसानों और मज़दूरों का शोषण प्रारंभ हो जाएगा। क्या होगा?
किसानों और मजदूरों का हो जाएगा प्रारंभ शोषण। अब मजदूरों और किसानों का शोषण प्रारंभ होता है, इसको अब यहाँ पर हम लोग रुक के कहीं और चलते हैं, तब फिर यहाँ पे आके समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से जन्म होता है समाजवाद का। देखिए, अब मशीनीकरण शुरू होता है, थोड़ा सा वापस जाते हैं पीछे। मशीनीकरण शुरू होता है, ढेर सारे सामंत उद्योगों में पैसा निवेश करते हैं और अपने धन को निवेश करके खूब पैसा कमाने का प्रयास करते हैं और फिर उद्योगपति बनते हैं या पूंजीपति बनने का मतलब बन जाते हैं, ऐसा करते हैं। तो होता क्या है कि कुछ समय बाद ऐसा लगा कि इस उद्योगों को बढ़ाने के लिए, उद्योगों को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्वतंत्रता जरूरी है। स्वतंत्रता आवश्यक है। क्या है, स्वतंत्रता आवश्यक है। कैसे, देखिए, जैसे कि एक व्यक्ति है, उसको क्या करना है, एक व्यक्ति है यहाँ पे समझिए गोले में, उसको क्या करना है, पत्थर तोड़ना है, पत्थर तोड़ना है। और जो मालिक है इसका, उसने कहा कि तुम क्या करोगे, तुम एक पत्थर से, एक बड़े पत्थर से छोटे पत्थर को पीट पीट के उसको तोड़ोगे और छोटा छोटा टुकड़ा में करोगे, और तुम इसके अलावा कुछ करोगे ही नहीं, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ तुमको इसी तरीके से पत्थर तोड़ना है। वो क्या करेगा, पत्थर तोड़ने का सिर्फ यही एक तरीका होगा इसके पास, और इसी तरह से पत्थर तोड़ता जाएगा और ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये मालिक क्या कहे, ये कहे कि तुम्हें पत्थर तोड़ना है, तुम स्वतंत्र हो, चाहे जैसे तोड़ो, क्या करो, चाहे जैसे तोड़ो, तो ये क्या करेगा, ये व्यक्ति अपनी सरलता के लिए कि हमें कम मेहनत पड़े और जल्दी से जल्दी पूरा काम हो जाए, इसके लिए ये नई नई तरीका खोजेगा, नई नई टेक्निक ढूंढने का प्रयास करेगा। तो इससे क्या होगा कि नई नई टेक्निक पैदा लेगी, जन्म लेगी। इससे क्या होगा कि जो रचनात्मकता है उसमें वृद्धि होगी, रचनात्मकता और इनोवेशन में वृद्धि होगी, रचनात्मकता में, अन्वेषण में, खोज में, नवीनीकरण, इनोवेशन, ये इनोवेशन, छोड़िए इसको, अब ये ऐसे समझिए आप कि रचनात्मकता और नवीनीकरण, नए नए चीज़ों का खोज होगा, नवीनीकरण को बढ़ावा मिलेगा, किससे, स्वतंत्रता से। और ये दोनों चीज़ें आवश्यक है किसके लिए, किसी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए। क्या है, किसी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए ये दोनों चीज़ें बड़ी आवश्यक हैं। रचनात्मकता होनी चाहिए कि कोई ना कोई चीज़ इनोवेट होना चाहिए, आविष्कार होते रहना चाहिए, तब जाके उद्योग आगे बढ़ेगा। नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमें चाहिए स्वतंत्रता। व्यक्ति जब तक स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक वो मालिक से स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक वो इनोवेटिव नहीं हो पाएगा, वो क्रिएटिव नहीं हो पाएगा। जब तक वो स्वतंत्र नहीं होगा, उसको बांध के आप रखेंगे, उसको गुलाम बना के रखेंगे, तो वो स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ क्या करेगा, वो सोचेगा कि किसी तरह से हमारा निर्धारित घंटा, जितना निर्धारित है घंटा काम करने का, वो घंटा पूरा हो और फिर घंटा पूरा होते ही हम घर चले जाएं। वो किसी तरह से समय पास करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर